गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 17 जून। यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। ओके। और हम लोगों को न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हम लोग जो है ना, कोई भी एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे 3 फेज होता है। एक होता है पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों में जो है ना, आपकी न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है ना, सब में लगभग 25 से 35, कहीं-कहीं तो 40 तक के जो है ना करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए मैगज़ीन में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे मोटे-मोटे बुक होते हैं, हमें क्या पढ़ना समझ में नहीं आता है। लेकिन न्यूज़पेपर में ना लगभग 10 से 15 टॉपिक डेली आते हैं। अगर वो 10 से 15 टॉपिक को आप डेली अच्छे से अगर देख लेते हैं और रिवीजन उसको कर लेते हैं, तो आपको करंट अफेयर का जो डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये तो करंट अफेयर में हेल्प करता ही करता है, साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन-सा टॉपिक जो बुक के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके? तो इसलिए हमें पेपर पढ़ना चाहिए। ये तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हो गया, साथ ही आपको नॉलेज देगा, आपको अवेयर करेगा कि आपके इर्द-गिर्द क्या क्या घटनाएँ घट रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले देख लीजिए, हमारे हैं ये प्रधानमंत्री और ये है साइप्रस के प्रमुख। हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है कनाडा से। कनाडा से फ़ोन आया था कि आ जाइए भाई साहब आप भी, क्योंकि वहाँ पे होना है जी7 मीटिंग। ठीक है? तो जो कनाडा के जो प्रमुख है ना प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जी7 के मेंबर समिट कर रहे हो, बातचीत करेंगे, वैश्विक मुद्दे पे बातचीत होगा, जो ग्लोबल सिनेरियो उस पे बातचीत होगा। और हम भारत को कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि भारत एक उभरता ताकत है और हम लोग भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर जी7 समिट हो रहा है, अगर भारत उसमें नहीं रहेगा, तो ये मीटिंग अधूरा होगा। इसलिए उनको इनवाइट किया गया है प्रधानमंत्री कनाडा के द्वारा। आपको बताएँगे कि भारत और कनाडा के बीच में संबंध क्या-क्या है और भारत के लिए जो है ना जी7 जो मीटिंग है, वो भारत के लिए इम्पोर्टेंस क्यों है? आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि साइप्रस के जो प्रमुख अवार्ड होता है, जैसे सिविलियन अवार्ड, जैसे हमारे भारत का क्या है, भारत रत्न है ना, उसी प्रकार का जो है साइप्रस में भी एक अवार्ड है। इसका नाम दिया गया है, नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक मकारियोस। ठीक है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मकारियोस। तो ये जो अवार्ड है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है और इन्होंने कहा कि जो अवार्ड है ना, ये साइप्रस और भारत के जो मित्रता है, उसको हम समर्पित करते हैं। तो 2 फैक्ट यहाँ से निकल के आया। ओके? आप लोग साइप्रस के बारे में देख लीजिएगा कि साइप्रस के साथ जो है ना कौन-कौन सा बाउंड्री साझा करता है और उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ पर कौन-सा मुद्रा चलता है, उसके प्रमुख का नाम क्या है। ओके? इतना देख के रखिएगा। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे, ये जो अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है साइप्रस के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह का फैक्ट जो है ना बीपीएससी पूछ लेती है। ठीक है? अब ये क्या है? अभी देखिए एफएटीएफ न्यूज़ में चल रहा है। ओके? क्यों न्यूज़ में चल रहा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम क्या होता है? जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो टेररिज्म को जो फंड दिया जाता है, ठीक है? ये तमाम मुद्दे को लेकर जो है ना एफएटीएफ जो है बना था 1989 में जी7 के मेंबर के द्वारा, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। भारत इसका मेंबर कब बना था? भारत इसका मेंबर जो है ना 2010 में बना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है? तो आप लोग कन्फर्म हो लीजिएगा, भारत 2010 में कंप्लीट मेंबर बना था। ये फैक्ट है ना? देखिए हाँ, 1989 में इसका स्थापना, 2010 में भारत इसका मेंबर बना, जी7 के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगर एफएटीएफ से क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है और जो मैंने फैक्ट बताया ना, उस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। आतंकवादी को जो वित्त पोषण करता है, उसके खिलाफ जो है एफएटीएफ जो है क्या करती है? कार्रवाई करती है। और किसी भी कंट्री को जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और फिर टेररिज्म फंडिंग को लेकर जो काम अच्छा से नहीं कर पाता है, उसको ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। कई बार पाकिस्तान को भी जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया है और भारत का यहाँ पे अपील है, भारत यहाँ पे पुरजोर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ओके? अभी मुझे लगता है कि वर्तमान में अगर कोई ब्लैक लिस्टेड जो कंट्री है ना, नॉर्थ कोरिया आई थिंक। अगर आप लोग हैं ना, हमें कमेंट में बताइएगा उसका जवाब क्या होगा। ठीक है? एफएटीएफ के बारे में हम लोग देख लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। और अभी चर्चा में खूब चल रहा है।
अभी 1 महीना से पूरा चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी एक्टिव हो गया। अभी इन्होंने जो है ना एफएटीएफ का जो मीटिंग हुआ था, उसमें जो है ना, जो भारत के खिलाफ जो यहाँ पे टेररिज़्म गतिविधियाँ हुआ पहलगाम में, उसको लेकर कड़ी निंदा किया गया है। जो भी जो है सपोर्ट किया है ना, वो सही नहीं है। कड़ी निंदा, कड़ी शब्दों में यहाँ पे विरोध किया गया है। हालाँकि ऐसा कभी करता नहीं था एफएटीएफ, लेकिन इस बार किया वो। अब ये क्या है? देखिए, जाति जनगणना की जो है ना तैयारियाँ हो चुका है, जाति जनगणना अब होगा। इस बार सेंसस के साथ जाति जनगणना भी होगा। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो 2 क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पूछेगा कि तेलंगाना मॉडल क्या है? और अभी हमने जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन भी फॉर्मेट करके आपको दे दिया है। तेलंगाना मॉडल जो है ना, समाचार पत्रों में जो है सुर्खियाँ बटोरा। ये जो है ना, किस सब्जेक्ट से या विषय से जुड़ा हुआ है? तो सेंसस से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। यहाँ पे विपक्ष बोल रहे हैं ना कि जो अभी वर्तमान सरकार है, वो जो जाति जनगणना करवा रही है, वो विपक्ष के कहने पर, विपक्ष के दबाव में आकर उसे झुकना पड़ा और वो जाति जनगणना करा रही है। तो उन्होंने कहा कि जाति जनगणना में जो प्रश्न पूछे जाएँगे, उसकी संख्या बहुत कम ये लोग ले रहे हैं। क्योंकि तेलंगाना मॉडल में 56 क्वेश्चन जो यहाँ पे दर्ज किया गया था। ओके? नहीं, नहीं। ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया ना, वो अगला टॉपिक में, है ना? अ, अभी बस इतना याद रखिएगा, इस बार का जो सेंसस हो रहा है, 16वाँ हो रहा है, 16वें नंबर का है। अभी प्रमुख का नाम याद रखिएगा, जो महारजिस्ट्रार है ना, उनका नाम याद रखिएगा, मृत्युंजय कुमार नारायण। 2 फैक्ट हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी में। ऋत्यु मृत्युजय मृत्युंजय कुमार, ओके, ये 2 फैक्ट हो गया। और जनगणना में लगभग इस बार कितना खर्च होगा? तो 13,000 करोड़ का खर्च होगा। ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे तेलंगाना मॉडल के बारे में। अभी देख लीजिए ना, सिपरी एक संस्था है, ठीक है? उन्होंने परमाणु हथियारों को लेकर ना एक डाटा, एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार पता है किसके पास है? रशिया के पास। सेकंड में पता है किसके पास है? अमेरिका के पास। थर्ड में पता है किसके पास है? चाइना के पास। ओके? ये तीनों डाटा याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर पहला फैक्ट ये हो गया, दूसरा फैक्ट याद रखिएगा। अभी 9 कंट्री है जिनके पास परमाणु हथियार है, जिसमें रसिया, चाइना, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कौन-सा? फ्रांस और इज़राइल। कितना कंट्री हो गए? 3, 2, 5, 6, 7, 8, एक और छूट रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। ओके? ब्रिटेन जो है, के पास भी परमाणु हथियार है। ये 9 कंट्री है, तो जो है ना सिपरी बोलता है कि इनके पास क्या है? परमाणु हथियार है। और सबसे ज़्यादा किसके पास है? रसिया के पास है, सेकंड में अमेरिका, थर्ड में चाइना। याद रखेंगे इस फैक्ट को। अभी देखिए, खतरा क्यों हो रहा है? लोगों को डर क्यों लग रहा है परमाणु हथियार से? पहला ये, जो परमाणु हथियार बनाने का जो सिलसिला है, उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। वैश्विक कम्युनिटी कहता है कि हम लोग जो परमाणु हथियार है ना, उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। हम उस पे काम नहीं करेंगे। हथियारों को, मतलब अपने एनर्जी को हथियार के रूप में हम लोग बिल्ड नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा, इस तरह से सुप्रीम ने रिपोर्ट निकाला और यहाँ पे परमाणु हथियारों का जो ज़ख़ीरा है, वो बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। पहला ये चैलेंजेज़ हो गया। दूसरा याद रखिए कि बहुत सारे देश है ना, जो शांति समझौता है या परमाणु शस्त्र वगैरह जो होता है ना, हथियार नियंत्रण को लेकर समझौता, उससे बाहर निकल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। ये देखिए, हमारे समुद्र जो इकोसिस्टम है, उसको किन-किन चीज़ों से खतरा है? आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, जो समुद्री पारिस्थितिकी है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? इस पे चर्चा करें। समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है, उसके सामने क्या-क्या खतरे हैं? वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया है? अपना उस पे चर्चा करें। साथ ही आप हमें ये बताएँ, कुछ घटनाओं का चर्चा करें, जो वैश्विक लेवल पे काफ़ी सुर्खियाँ बटोरा था, हमारे हमको बर्बाद करने में। ओके? तो यहाँ पे एक-एक करके देखते हैं सबसे पहले। अभी आपने देखा, केरल का जो एक तटीय इलाका है, वहाँ पे एक जहाज डूबा और वहाँ पे तेल का समुद्री सतह पर फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस कारण से ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया है। और ये सब टॉपिक है ना, मेंस के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक होता है, बहुत ही अच्छे टॉपिक होते हैं। तो हर स्टूडेंट को, भारत के नागरिक को देश-विदेश को जानना चाहिए। क्योंकि हमारा इकोसिस्टम ही नहीं रहेगा ना, तो हम लोग सर्वाइव कर ही नहीं पाएँगे। यहाँ पर बात किया गया है कि जो यहाँ पे जो हमारा जो समुद्री इकोसिस्टम है, उसके लिए खतरा पता है क्या-क्या है?
पहला तो पेट्रोलियम पदार्थ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हमारे समुद्री क्षेत्र में छोड़े जाते हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्री के जो कचरे होते हैं, वो भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है क्योंकि हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है ना, उसको बर्बाद कर देता है। के साथ में जो जहाज होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े-बड़े जहाज होते हैं, टैंकरें होते हैं, वो अभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो उसमें जो तेल वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, वो हमारे समुद्र का जो सरफेस होता है ना, उस पे फैल जाता है और हमारी जो मछलियाँ हैं, हमारी जो जीव-जंतु हैं, जो बहुत ही खतरे से गुज़ रही है, वो लोग जो है ना मर जाते हैं। हमारा कोरल रीफ बर्बाद हो जाता है। यही नहीं, इसका इम्पैक्ट आपको बताते हैं कि इस घटना के कारण, इस तरह की जो घटना जो हो रहा है ना, उससे भारत को हर साल 200 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। वो कैसे? देखिए, तेल जब पानी पे तेल आता है, तो हमारा इकोसिस्टम जो जो मछुआरे लोग होते हैं, जो अ, मत्स्य पालन करते हैं, उनकी जीविका जो इफ़ेक्टेड होती है। साथ ही जो तटीय इलाका का जो मिट्टी है, वो भी जो है ना बंजर होते जाता है। उसकी भी संरचना को, उसकी भी गतिविधियों को क्या करता है, बाधित करता है। ये जो तेल वाला पानी हो गया, ठीक है? उसपे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो हमारा घट जाता है। ये हमारा जो है ना काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, ओके? ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको बता दें और यहाँ पे क्या ख़ास बातें हैं, हाँ, ये जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन की अगर बात करें ना, तो हमारी मिट्टी को, हमारे पानी को, हमारे हवा को, है ना, दूषित कर रहे हैं। ठीक है? जैसे कि आपने विश्व में कुछ-कुछ घटना देखा होगा। तो अमेरिका ने 1945 में और 1939 में जो जापान पे बम गिराया था, परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण हुआ था। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश का एक घटना देखा था 1984 में, भारत में जो हुआ था। उससे भी काफ़ी जान-माल की और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा था। उसके बाद आपने देखा था चेरनोबिल घटना, है ना? यूक्रेन में हुआ था। तो उसने भी जो है हमारे पर्यावरण और हमारे जान-माल को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसके बाद और भी कुछ खास बात, इराक में जो युद्ध हुआ था, उससे भी जो हमारे जो है पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है। अभी वर्तमान में ही देख लीजिए जो इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ पे कितने बमबारिंग हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन में बमबार्डिंग हो रहा है। उसका जो धूल है, उसका जो गैसेज़ हैं, केमिकल गैसेज़ हैं, वो सब हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। इसलिए जो है ना, हमको इस तरह की घटनाओं को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, तो आपको बता दिया ना भारत को 200 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, तो जैसे हम अपना प्यारा भारत है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, उनका जो जीवन है, तो हेल्थ फैसिलिटी में जो खर्च होता है ना, लगभग-लगभग बाकी लोगों से ₹110 बढ़ गया है। तो वहाँ पे जो घटनाएँ हो रही हैं, ठीक है? जो भी वहाँ पे कारनामे हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है ना, वहाँ पे रहने वाले लोगों पे पड़ता है। तो ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छे से पढ़िएगा इसको, समझिएगा और अपने जो आज का जो हमारा बीपीसी सीरीज़ है, ठीक है? 16 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, 16 पीडीएफ हमारा शेयर किया जा चुका है। तो आज का मेंस का टॉपिक में हम जो है ना मरीन इकोसिस्टम को लेकर क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और उसका आंसर बताएँगे आपको कैसे लिखना है चीज़ों को, उसका पॉइंट बताएँगे। साथ ही तो फिर आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन है बिहार के, उसको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, दुनिया को संदेश। क्या चीज़ का संदेश है भाई यहाँ पे? देखिए, हाँ, तो अभी भारत जो है ना साइप्रस गया हुआ है। भारत गया ना हमारे प्रधानमंत्री जी? तो साइप्रस गए हैं, तो इसके क्या मायने हैं? भारत बाकी देश को छोड़ के साइप्रस ही क्यों गया? इसके पीछे का क्या कारण है? उसको जानेंगे। दूसरा क्या है कि भारत के लिए साइप्रस क्यों इम्पोर्टेंट है? इसको जानेंगे। थर्ड में जो है ना, भारत जो है ना, साइप्रस से होते हुए कहाँ जाएँगे? G7 का जो समिट हो रहा है, कहाँ पे? कनाडा में, वहाँ पे मूव करेंगे। तो इसके पीछे क्या कारण है? फोर्थ में हम लोग जानेंगे कि भारत के लिए कनाडा में जो G7 हो रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये 4 प्रश्न को हम लोग जवाब ढूँढने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला, भारत साइप्रस क्यों गया? इसके पीछे कारण पता है क्या है? आपने देखा कि पाकिस्तान का जो साथ देता है, कौन देता है? 2-3 कंट्री है, जैसे कि आपने तुर्की का नाम सुना होगा, तुर्की जिसको बोलते हैं, वो देता है, चाइना भी दे रहा है, अज़रबैजान भी दे रहा है, खैर तुर्की दे रहा है। और ये आप देखोगे ना, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है और भारत के विरोधी जो है ना यहाँ पे मतलब बयानबाज़ी करते रहता है। तो भारत इस चीज़ को समझ गया। तो भारत ने बोला कि ये ऐसे नहीं समझेगा ये। हम जाते हैं साइप्रस और साइप्रस में जो है ना आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं और साइप्रस जो
कंट्री है उसको अपने विश्वास में लेते हैं हम लोग। क्योंकि तुर्की जो है ना, साइप्रस का जो कुछ क्षेत्र है ना, जैसे कि पाकिस्तान ने भारत का कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा कर किए हुए है अवैध तरीके से, उसी प्रकार तुर्की है ना, साइप्रस के कुछ जगहों को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और भारत ने जो है ना साइप्रस का सपोर्ट किया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोनों देशों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम लोग तो जान गए कि भारत जो है ना कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को मैसेज दिया है, नहीं तुर्की को मैसेज दिया है कि आप जो है ना हमारे मामले में जो पाकिस्तान का साथ देते हैं ना, अब हम भी बख्शेंगे नहीं। ठीक है? ये हो गया जैसे कि तैसा वाला। फिर हम लोग बात करते हैं साइप्रस इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि भारत जो है ना आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से भी यहाँ पे साझेदारी किया हुआ है भारत, है ना? और भारत को 2047 में डेवलप बनना है तो साइप्रस जैसे कंट्री को साथ लेके चलना होगा क्योंकि इनके पास जो है मिनरल्स जो है आपका वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे जो भारत यहाँ पे का अ उपयोग कर सकता है, ठीक है? फिर भारत जो है ना साइप्रस से गया है कनाडा, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भारत को इनवाइट किया गया है कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा और आपको बताए ही थे, कनाडा बोल रहा है कि जो G7 समिट होगा, उसमें 7 प्रमुख विकसित देश शामिल होंगे और भारत इसमें नहीं होगा। ये जो मीटिंग है ना अधूरा हो जाएगा, ओके? साथ ही बताते हैं यहाँ पे भारत के लिए G7 जो समिट हो रहा है ना, क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला भारत जो है ना, इस मंच पे आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा, ठीक है? और पाकिस्तान को अलग-थलग या पाकिस्तान का चेहरा को बेनकाब करेगा। दूसरा क्या है? आतंकवाद के खिलाफ, है ना? इन तमाम देशों को एकजुट करेगा, ये फ़ायदा हो गया। थर्ड में क्या फ़ायदा होगा? भारत ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटी, जो विषय हैं, जो प्राथमिक मुद्दे हैं, उसको लेकर यहाँ पे बातचीत करेगा, वहाँ पे अपनी बातें रखेगा। फोर्थ क्या है? भारत का जो है वैश्विक मुद्दे पर भारत क्या सोचता है, भारत का क्या नज़रिया है, उसको जानने का मौका मिलेगा बाकी देशों को। भारत की वैश्विक प्रोफाइलिंग में वृद्धि होगा, ओके? साथ ही आपको बता दें, जो कंट्री है, उस कंट्री के साथ भारत का काफ़ी जो है ना रिलेशनशिप है। व्यापार को लेकर, रक्षा समझौते को लेकर, तकनीक को लेकर, तो इससे क्या होगा जो संबंध है, बाकी देशों के साथ संबंध, है ना? वो प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि G7 जो है आप उससे क्या समझते हैं? G7 का इस बार का जो समिट है, वो भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, चर्चा करें। तो आपको बस यही 5-6 पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया, वही चीज़ को टू द पॉइंट करके वहाँ पे लिख देना है। और हम आज का जो हमारा सीरीज़ जो चल रहा है ना, उसमें हम G7 को लेकर हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? तो जो लोग जुड़े नहीं है, जुड़ सकते हैं, मज़ा आएगा वहाँ पे। सारी चीज़ को बारीकी से समझेंगे, चीज़ों को कैसा लिखना होता है, कौन से पॉइंट को छोड़ना होता है, ओके? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे युद्ध का जोखिम। अभी जो है ना, इज़राइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है? मतलब टेंशन वाला स्थिति बन चुका है। आपने देखा कि अ, अमेरिका दबाव बना रहा है बाकी कंट्री पे, जैसे कि वहाँ पे कुवैत हो गया, यूएई कि जाके बात करो ईरान से कि वो जो है ना चाहता है कि शांति स्थापित हो सके, तो वो अमेरिका से बात करे। तो अमेरिका जो है ना डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है ना सभी तरीके का कूटनीतिक अपना रहा है। खैर, यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उससे भारत को क्या चिंता है? देखिए, भारत भी इससे चिंतित है क्योंकि आपको पता ही है, भारतीय लोग जो है ना, वो गल्फ कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे पैसा अर्न करते, कमाते हैं, वो पैसा को भारत भेजते हैं, उसी को तो रेमिटेंस बोलते हैं और भारत का बहुत बड़ा योगदान है रेमिटेंस में, ठीक है? हमारी इकोनॉमी को चलाने में रेमिटेंस का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अगर प्राप्त करता है, वो अपना भारत है। सेकंड पे आता है मेक्सिको, ये भी याद रखेंगे फैक्ट, बार-बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इसको लेकर भारत की क्या चिंता है, चर्चा करें। 8 मार्क्स में पूछ लेगा, 7 मार्क्स में पूछ लेगा, तो वहाँ पे आपको 1 से 2 पेज लिखना होता है। तो आप वहाँ पे यही बताइएगा कि जो ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध है, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको पता ही है, लिख दीजिएगा जो न्यूज़ में चल रहा है बात। फिर वहाँ पे मैप बना दीजिएगा, मैप में लोकेशन दिखा दीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा जो बॉडी पार्ट हो गया, मेन पार्ट कि इसमें क्या चिंता है। तो गल्फ कंट्री में जो भारतीय रहते हैं, उसको लेकर चिंता है, उनकी जान को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। साथ ही आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर, ओके। तो यहाँ पे भारतीयों को भेजा जाता है इसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इज़राइल ने भारत को हाँ, साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कि जो है ऑपरेशन सिंदूर जब चला था, तो इज़राइल ने भारत का साथ दिया था
और भारत का रिलेशन जो है ना ईरान से भी है। तो ऐसे कंडीशन में भारत जो है ना किसी देश के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है और भारत किसी का विरोध भी नहीं कर रहा। तो भारत इस मुद्दे पर तटस्थ रहा है। नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शेख हसीना है ये और ये मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश में सरकार चला रहा है, ठीक है? मोहम्मद यूनुस और ये शेख हसीना अवामी पार्टी की है। तो इन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार है ना उसको आतंकवादियों का जो है वहाँ पे क्या मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है। और जो बंगाल की जो हिस्से हैं, जो बंगाल का जो क्षेत्र है, वो जो है ना विदेशी ताकतों को देने जा रहा है। इससे क्या होगा कि बांग्लादेश का जो सॉवरेनिटी है, वो खतरे में पड़ जाएगा। एक चीज़ जो है ना न्यूज़ में आ रहा है, मार्टिन द्वीप देखिए, सेंट मार्टिन द्वीप आपसे पूछेगा सेंट मार्टिन द्वीप जो समाचार में सुर्खियाँ बटोरा था, किस देश में है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश में। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे पूछेगा बांग्लादेश के सामने मेरे से पूछेगा कि बांग्लादेश के सामने क्या-क्या चुनौती है? तो रोहिंग्या संकट है, फिर वहाँ पे जो है सरकार अस्थिरता है, फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध जो है तनाव में था। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ये हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। इन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है ना, वो मनरेगा को धीरे-धीरे क्या कर रही है, खत्म कर रही है। ऐसा क्यों कहा? कि मनरेगा के लिए जो बजट जो का प्रावधान है, उसमें कटौती कर रहा है। साथ ही जो वहाँ पे मज़दूर हैं, मनरेगा से जुड़े हुए, उनकी जो बेसिक जो सैलरी होती है, सैलरी नहीं कहना, जो मज़दूरी होता है, वो ₹400 नहीं कर रही है अब तक। और उनका डिमांड भी है कि 150 दिन कर दिया जाए, मनरेगा के तहत। तो मनरेगा को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसको याद रखेंगे। और ये गारंटी है, अगर 100 दिन का रोज़गार नहीं मिलता है, तो सरकार यहाँ पे क्या देगी? भत्ता देगी। ये भी याद रखेंगे। ये अर्बन नक्सल जो है ना वर्ड चर्चा में रहता है। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि अर्बन नक्सल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मेंस का टॉपिक है ये सब। तो अर्बन नक्सल क्या होता है कि जो शहर में जो सरकार होती है, उसके खिलाफ, है ना, पार्टियाँ, है ना, बार-बार अपोज़ करती रहती है। अगर अच्छा काम भी कर रही है, तो अपोज़ कर रही होती है। क्योंकि इसको किसी भी तरीके से जो है ना, सत्ता चाहिए होता है। तो अर्बन नक्सल का मतलब यही होता है। अगर आप सरल शब्दों में समझना चाहें, तो अर्बन नक्सल मतलब अपना सत्ता स्थापित करने के लिए सरकार की जो है ना खाली क्रिटिसाइज़ करना, तो चोट पहुँचाना होता है। और यहाँ पे क्या बात करें यहाँ पे? हाँ, तेलंगाना मॉडल के बारे में बात किए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खबरों में रहा या समाचार न्यूज़ में रहा, तेलंगाना मॉडल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जनगणना से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि विपक्ष बोल रही है ना, तो जो जाति जनगणना होगा, तो उसमें लगभग जो प्रश्नों की संख्या होगी, लगभग 56 होना चाहिए। क्योंकि तेलंगाना मॉडल में जो है ना वहाँ पे भी जाति जनगणना किया गया है, तो 56 क्वेश्चन थे। लेकिन केंद्र सरकार जो है 56 क्वेश्चन नहीं कर रही है। इसको लेकर यहाँ पे न्यूज़ आया हुआ है। अब बात करेंगे एमएसपी को लेकर। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है आपका मेंस में, ठीक है? ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 71 होगा, या आपका पीटी होगा ना, उसपे एमएसपी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल कितने फसल है? 22 फसल है। सिफारिश कौन करती है? सीएसईपी। लागू कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इससे जो फैक्ट बता रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एकदम याद कर लीजिए इसको। यहाँ पे ये देखिए फसल है। आपसे पूछेगा रबी फसल क्या होता है? आपसे पूछेगा खरीफ फसल क्या होता है? तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ और सरसों, ये सब जो है ना रबी फसल है। ओके, किसान डिमांड कर रहे हैं कि हमें C2 और 50% जो फॉर्मूला है ना, उसके तहत जो है ना एमएसपी दिया जाना चाहिए। जो जीएसटी है, जो लगता है हमें उसको समाप्त करना चाहिए। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या करना चाहिए? कानूनी गारंटी देना चाहिए। तो फसल उगने के बाद जो सफाई, फिर कटिंग, पैकेजिंग, परिवहन, उसका भी दाम हमारे एमएसपी पे इंक्लूड होना चाहिए। ये सब माँग को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जो मैंने फैक्ट बताया ना, ध्यान रखिएगा। दुर्लभ खनिज मुद्दे को लेकर देखिए, सबसे जो रेयर मिनरल्स होता है ना, उसमें मोनोपोली है चाइना का। क्योंकि हमें क्यों चाहिए रेयर मिनरल्स? क्योंकि हमारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे मैग्नेट बनता है, मैग्नेट, तो चुंबक भी बोलते हैं साधारण शब्दों में, जो आपके साउंड बॉक्स में, साउंड सिस्टम में देखने को मिलेगा, गाड़ियों में देखने को मिलेगा। ओके, तो उसका जो बनता है ना, वो रेयर मिनरल से बनता है और ये इसमें चाइना का मोनोपोली है। तो भारत को चाहिए, क्योंकि भारत में जो है ना ई व्हीकल होते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रेयर मिनरल्स में किसको कहते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था इसको लेकर। पीएम वानी योजना काफ़ी चर्चा में रह रहा है। ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो सार्वजनिक जो वाई-फाई जो योजना है ना, वाई-फाई जो ग्राहकों के लिए, उससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। पीएम वानी मतलब वाई-फाई योजना है सार्वजनिक तौर पे। ठीक है, हाँ। देखिए, हमारा छोटा-सा प्रोग्राम चल रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जा रहा है।
और सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा वहाँ पे, चाहे आपका जनसत्ता का मेंस क्वेश्चन हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हों, ऐसी चीज़ों को लिखना होता है टू द पॉइंट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। 16 वीडियो और अब तक पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है ग्रुप में। अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड क्या है, तो देखिए, अगर समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो जुड़ सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले कंट्री को याद रखिएगा, खास करके यहाँ पे इस क्षेत्र वाला को, जैसे कि ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, इंडिया, चाइना। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कौन से कंट्री जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है। कालाहारी डेजर्ट और यहाँ पे एटलस माउंटेन और सहारा डेजर्ट का लोकेशन याद रखिएगा। एक तरफ कंट्री का नाम, दूसरी तरफ उसका वहाँ के क्षेत्र का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। रशिया यूक्रेन न्यूज में चल रहा है, आपको ध्यान रखना है किस-किस देश के साथ कंट्री साझा करता है। इज़राइल अभी न्यूज़ में चल रहा है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये 4 कंट्री से घिरा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद ग्रासलैंड, जैसे कि सवाना हो गया, कैंपास हो गया, ऑस्ट्रेलियन सवाना हो गया, सारे जो है ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं। उसके बाद धारा, जैसे कि ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, कनारी, पेरू, बेंगवाला और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये जो मैंने सर्कल किया ना, वो सब ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ये साउथ वाले जो पहाड़ है ना, जैसे नीलगिरी को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आके मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो है ना रॉकी और एंडीज माउंटेन है, हमारे एशिया में हिमालय है, ये भी याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल याद रखिएगा। अभी सिक्किम में जो है ना, सिक्किम में क्या है, नाथुला दर्रा, उसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, उसको याद रखिएगा। क्यों याद रखना है, क्योंकि अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो चुका है। भारत और चाइना के बीच में जो है ना यहाँ पे समझौता हुआ है कि हम लोग जो है ना अपने संबंध में सुधार करने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करते हैं। तो पासेस का मैंने नाम लिखा ना, तो ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश न्यूज़ में चल रहा है, तो उससे सटे हुए जो स्टेट है हमारे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, पाँचों का लोकेशन याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा किससे करता है? बांग्लादेश से करता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम अफ़गानिस्तान से करता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके? तो ये फॉर्मेलिटी है, अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं बीपीएससी 71 को लेकर, यहाँ पे पीटी का भी आपको जो है ना मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है? और मैंने इसको नए प्रोग्राम में लॉन्च कर दिया है और अगर आप जुड़ते हैं इससे, तो आपको यहाँ पे पीटी का भी मटेरियल मिलेगा। आप लोग बातचीत कर सकते हैं फ़ोन पे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। लोग हमें 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 जो कमेंट भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा कि आप जो है सर प्रचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रचार करना कोई मकसद नहीं है, हमारा काम है अवेयर करना। आप जो वहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपया लोग जो है ना, दे देते हैं कोचिंग, लेकिन वहाँ से हासिल कुछ हो नहीं पाता है। ओके? अगर आपको मिनिमम चार्जेज़ में अगर आपको मटेरियल मिल रहे हैं, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, उसको क्यों नहीं उसके बारे में बताना चाहिए लोगों को? मुझे आप ये बताइए, ठीक है? हमारा इंटेंशन ये है कि नॉमिनल फीस नहीं रखा गया था। हम चाहे तो उसको हम और भी बढ़ा के रख सकते थे, लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट होता है ना, काफ़ी जो है उनके पास भी काफ़ी चैलेंजेज़ होता है, जो कि ज़्यादा फी नहीं दे पाते हैं, कि इस चीज़ को हमने काफ़ी बारीकी से देखा हुआ है, ठीक है? उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये नॉमिनल जो है इसको रखा है, ताकि सभी लोग ये इसको परचेज़ कर सकें। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आप लोगों को? धन्यवाद।